Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Uniform Civil Code. And this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले समझते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो this concept proposes replacement of personal laws that are based on scriptures and customs of each religion with a common set of laws governing for every citizen. सरल शब्दों में कहें तो आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर जो पर्सनल लॉज हैं, पहले देख ही लेते हैं कि पर्सनल लॉज क्या होते हैं, देन विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. लुक, laws that apply to certain group of people based on their religion and belief, especially with respect to inheritance, succession, marriage, maintenance. आपको एक बात तो पता होगी ना कि मैरिज के प्रोविजंस को लेकर के, डिवोर्स के प्रोविज़न को लेकर के, डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस के प्रोविज़न को लेकर के, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच वन जनरेशन टू अनदर, इन सब चीज़ों को लेकर के अलग अलग रिलीजन में अलग अलग बातें कही गई हैं. और उन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो अलग अलग बातें कही गई हैं फॉर डिफरेंट रिलीजियस और डिफरेंट फेथ पीपल, वो लोग उन्हीं बेसिस पे अपने इन तमाम मुद्दों पे कानून को मानते हैं. और ऐसे कानूनों को कहा जाता है पर्सनल लॉ. द लॉ दैट अप्लाइज ऑन सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर रिलीजन एंड बिलीफ मेड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ कस्टम एंड रिलीजियस टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी भी देखें तो हिंदू ट्रेडिशन के अंदर कई सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो मनुस्मृति से सीधे सीधे लिए गए हैं. जैसे 16 तरह के संस्कार, राइट फ्रॉम बर्थ, जिसमें गर्भदान संस्कार से लेकर के डेथ, अंत्येष्टि संस्कार, सब कुछ मनुस्मृति से लेकर के आज तक फॉलो की जा रही है. तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस टेक्स्ट से इंस्पायर्ड होकर के पर्सनल लॉ गाइड होते हैं हमारे देश में. जो बाकी सारे क्रिमिनल लॉज हैं वो तो यूनिफॉर्म हैं. मर्डर किया, चोरी की, तो उसके लिए तो यूनिफॉर्म लॉ है. लेकिन जो इन तरह के मुद्दे हैं, इनके लिए अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग कानून हैं. उनको हम लोग कहते हैं पर्सनल लॉ. एंड दीज पर्सनल लॉज आर सोर्स फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन. लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट कहता है, वो कहता है कि अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं, इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेस करके एक यूनिफॉर्म कॉमन सेट ऑफ लॉज लाना चाहिए फॉर एवरी सिटीजन. और ये बात कही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में, विच इज़ पार्ट ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, वेयर इट सेज कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट देखा जाए हमारे देश में, ये किस टाइम में ये ओरिजिनेट हुआ, हाउ एंड व्हेन इट केम इनटू डिस्कशन, तो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम में, ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स एंड दे ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो इन द नेम ऑफ सिविलाइजिंग द नेशन. वो चाहते थे, आपको एक बात तो पता होगी कि ब्रिटिशर्स वांटेड अस टू डेवलप ए टेस्ट ऑफ ब्रिटिश टाइप ओनली. दे वांटेड टू इनस्लेव अस. वो हमारे कल्चर को पूरी तरह से ख़त्म ही कर देना चाहते थे. दे वांटेड टू हैव इंडियंस हु आर ब्राउन इन कलर बट ब्रिटिशर्स इन टेस्ट. तभी जाकर के हम पूरी तरह से और हमेशा के लिए परपेचुइटी में ब्रिटिश कॉलोनी बने रह जाते. दैट वाज देयर आइडिया कि इंडियंस को इस तरीके से बदल दो, इनके जो भी इनके रिलीजन हैं, कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, उसको बारबेरिक प्रूफ कर दो, उसको आप आउटडेटेड पैरोसियल प्रूफ कर दो, और ब्रिटिश कल्चर को इनके ऊपर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर दो इन द नेम ऑफ सिविलाइजिंग. सो ब्रिटिशर्स केम अप विद द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. लेकिन ब्रिटिशर्स हैड टू फेस अ स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट इन 1857 बिकॉज ऑफ देयर अटेम्प्ट टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन इंडिया. क्योंकि इंडिया के अंदर रिलीजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है. तो रिलीजन या उससे जुड़े हुए जो कस्टम्स, ट्रेडिशन है, अगर उसको आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली देयर विल बी बैकलैश. और जो हुआ इंडिया के अंदर, आपको याद होगा 1857 का जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ ऑफ कोर्स उसके पीछे कई सारे डीप रूटेड कारण भी थे, लेकिन वो स्टार्ट हुआ विथ दैट कार्ट्रिज
जिसको चबाना होता था दांत से, और जिसमें इस तरह की अफवाह फैलाई गई कि इसमें बीफ या काऊ के लेदर का इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन के मामले से ये पूरा का पूरा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1857 का, एंड ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन नॉट बी अप्लाइड इन इंडिया. People are never going to give up their religious belief, customs and traditions in the name of modernization or civilizing mission. लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1945-46 से, आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर जब आज़ादी की बात होने लगी धीरे धीरे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उस टाइम हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनल डिसहारमनी भी देखा गया, खासकर बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, हिंदू एंड मुस्लिम्स. सिख्स को भी बहुत ज़्यादा उस टाइम में मसाकर फेस करना पड़ा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट के कारण. तो उस टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, और एक तरफ काफ़ी ज़्यादा मसाकर चल रहा था हमारे देश के अंदर इन द नेम ऑफ रिलीजन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रपोज किया. क्योंकि जब तक हमारे देश के अंदर एक तरह की यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, ठीक है रिलीजन हमारा बिलीफ है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम मानते हैं, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस इतने ज़्यादा हावी ना हो जाएं कि हम रिलीजन के नाम पे अपने देश और अपने देशवासियों को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाएं. दैट वाज द आइडिया एंड दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड in our constitution. But uniform civil code was not brought as any enforceable measures. It was brought as a part 4 of the Indian Constitution, DPSP, under Article 44, which you know is a kind of mandate for the state, but it is not enforceable in the court of law. मतलब अगर स्टेट इसको भी फुलफिल नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे अगेंस्ट द स्टेट एंड फाइल अ केस. जैसे फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. बट अगर DPSP में तमाम जो बातें लिखी गई हैं अगर वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं तो स्टेट के ऊपर आप कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं इंश्योर करा सकते हैं थ्रू द कोर्ट. क्योंकि DPSP की जो बातें लिखी गई हैं पार्ट 4 में, उसको इस तरह से दिया गया है कि स्टेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको आराम से इंप्लीमेंट करेगा. रीजन बीइंग, और वहीं पर डाला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि जिस तरह के हालात हैं हमारे देश में, जो 1946-47 में जिस तरह के हालात थे और लोग रिलीजन के बेसिस पे इतना ज़्यादा मसाकर कर रहे हैं, वैसे हालात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा एंड पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट. एंड दैट इज़ बाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रोविजन रखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बाद में जब भी हमारे सरकार को लगता है कि नाउ इज़ द राइट टाइम, उस टाइम में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी. क्योंकि देखिए अलग अलग तरह के कानून होने से एक तरह के सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन पैदा होता है हमारे मन में कि ये कम्युनिटी अलग है, हम अलग हैं, इनके सोच इनके तरीके अलग हैं, हमारे अलग हैं. लेकिन अगर एक तरह की यूनिफॉर्मिटी होगी, खासकर इन सम बेसिक पर्सनल मैटर्स, यानी कि इन तमाम सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स को लेकर के, और वो जो यूनिफॉर्मिटी होगी वो किसी एक धर्म के हिसाब से ना हो, वो ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के हिसाब से हो, जो फेयर हो, रीजनेबल हो, उस हिसाब से हो, तो इस तरीके से देश के अंदर यूनिटी बढ़ेगी. बिकॉज इट विल क्रिएट ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अ काइंड ऑफ कॉमनैलिटी. और नेशनल यूनिटी बढ़ेगी तो फ्रैटर्निटी भी बढ़ेगी, क्योंकि डिफरेंट पर्सनल लॉज विथ डिफरेंट रिलीजन क्रिएट्स ए काइंड ऑफ सेंटिमेंटल टेंशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़. उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ऑल्सो इन सिंक विद द मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी, क्योंकि मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कई सारे ऐसे यूथ हैं जो क्रॉस रिलीजियस मैरिजेस कर रहे हैं. एक रिलीजन का लड़का है, दूसरे रिलीजन की गर्ल है, और उस केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने से कैसा होगा कि इन केस ऑफ मान लीजिए डिवोर्स या फिर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, देयर विल बी डिफरेंट पर्सनल लॉज विच विल बी गाइडिंग द कपल एंड देयर माइट बी कोर्स और सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट. तो मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जब अलग अलग क्रॉस कल्चरल क्रॉस रिलीजियस मैरिजेज हो रहे हैं, उस केस में देयर इज़ नो पॉइंट इन नॉट having uniform civil code. उसके अलावा of course uniform civil code will simplify the law regarding marriage ceremony, inheritance, succession. So in that way it will be easy for implementation. Otherwise right now, since different religion is guided by different sets of laws, and that has made this personal law sphere very complex one and difficult to implement. And of course, uniform civil code will ensure gender justice and will help in resolving many social evils that are being carried in the name of personal law. For example, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले तक ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है that was being carried in the name of personal law.
आज भी बाइगैमी प्रैक्टिस होती है इन सम रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो ये तमाम तरह की जो सोशल इविल्स हैं, डाउरी सिस्टम भी बहुत टाइम तक सस्टेन होता है इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉ। तो ये तमाम तरीके के सोशल इविल्स या जेंडर इनजस्टिस, इन सब को एड्रेस किया जा सकता है इफ़ वी ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, वो जरा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल जजमेंट दिया था 1985 में। तो ये 1985 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका नाम है शाह बानो केस। शाह बानो केस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो शाह बानो वॉज अ 62-year-old मुस्लिम वुमन और उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान, ही वॉज वेरी रिनाउंड लॉयर ऑफ इंदौर। और शाह बानो को 62 साल की एज पे इनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने डिवोर्स दे दिया। और इनकी शादी को लगभग 45-46 ईयर्स हुए थे। शाह बानो हैड 5 चिल्ड्रेन एंड नाउ मोहम्मद अहमद खान डिवोर्स्ड हर। सो शाह बानो को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हुए, फाइनेंशियल इश्यूज हुए, एंड देन शी वेंट टू द कोर्ट फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस फ्रॉम मोहम्मद अहमद खान। तो डिवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस या एलिमनी जो भी हम कहते हैं, उसको क्लेम करने के लिए सी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और सी क्लेम्ड मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 123 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इस सेक्शन के हिसाब से अ मैन हैज़ टू प्रोवाइड फॉर हिज वाइफ ड्यूरिंग द मैरिज एंड आफ्टर डिवोर्स टू इफ़ सी इज़ नॉट एबल टू फेंड फॉर हरसेल्फ। तो अगर ये सेक्शन 123 ऑफ क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि अगर वुमेन अपने आप को सर्वाइव करने के कैपेबल नहीं है, तो मैन विल हैव टू प्रोवाइड हर सम बेसिक नीड और फुलफिल हर बेसिक नीड्स इफ़ सी इज़ नॉट एबल टू। और ये इट्स नॉट जस्ट ड्यूरिंग द मैरिज बट ऑल्सो आफ्टर द मैरिज। तो ये इस ग्राउंड पे शाह बानो जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया और इस केस के अगेंस्ट चैलेंज किया मोहम्मद अहमद खान ने। उन्होंने कहा कि देखिए, उनका जो रिलीजन है मुस्लिम कम्युनिटी, उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मेंटेनेंस का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और मेंटेनेंस की अगर कुछ बात है भी तो दैट इज़ ओनली अप टू इद्दत पीरियड आफ्टर डिवोर्स। तो इद्दत पीरियड तक ही हमारे यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस का पैसा देने का प्रोविज़न है और उसके बाद का नहीं है। और इद्दत पीरियड क्या होता है वो भी ज़रा समझते हैं। इट इज़ द वेटिंग पीरियड अ वुमन मस्ट ऑब्जर्व आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड और डिवोर्स बिफोर शी कैन मैरी अनदर मैन। तो अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड की या डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद इद्दत पीरियड वो पीरियड होता है जब तक एक वुमन को वेट करना होता है बिफोर शी कुड इंटर इनटू अनदर मैरिज। नॉर्मली इद्दत पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी 3 months, जो निकाह के टाइम में फैसला कर लिया जाता है। तो मोहम्मद अहमद खान साहब ने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ तो इद्दत पीरियड यानी कि 3 महीने तक ही मेंटेनेंस देने का प्रोविज़न अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो इस केस में तो फिर आई एम नॉट बाउंड टू पे और आई एम नॉट बाउंड टू गिव एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस। सुप्रीम कोर्ट ने इस शाह बानो केस में शाह बानो के फेवर में फैसला सुनाया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट शुड आउटलाइन ए कंटूर्स फॉर कॉमन सिविल कोड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को कुछ मोटे मोटे कानून बनाने चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नेशनल हार्मोनी। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए, कम से कम मोटे मोटे कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि यही यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर हो पाएगी एंड दिस विल हेल्प इन ब्रिंगिंग नेशनल हार्मनी। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो हाल फिलहाल में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया गया ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कराया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे सुनवाई करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड नॉट रिमेन अ मेयर होप इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इतने साल हो गए हैं, आज भी हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सो इट शुड नॉट रिमेन जस्ट इन द पेपर, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दिल्ली हाई कोर्ट एक्सप्रेस्ड रेग्रेट्स ओवर कन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी। उन्होंने कहा कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो कुछ हद तक फ्रैटर्निटी बनेगी, नेशनल यूनिटी बढ़ेगी, और जो सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन वो काफ़ी हद तक कम होगा। उस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा, सरकार का जवाब देखिए थोड़ा सा काफ़ी आप कह सकते हैं एरोगेंट जैसा था कि भाई देखिए, कोर्ट का काम ये नहीं है सुनवाई करना
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब और कैसे इम्प्लीमेंट होगा। पार्लियामेंट इस मामले पे कानून बनाएगी, तभी जाकर के ये मामले यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एंड दैट इज़ वाई सरकार ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि द कोर्ट शुड नॉट टेक सच पिटिशन अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई रोल नहीं है। डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी दी है कि कानून बना करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम इसको इम्प्लीमेंट करें। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे वैसे तो काफ़ी बेसिक सा सवाल मैंने दे रखा है, ये इस तरह का मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाईलाइट इट्स प्रोज एंड कॉन्स, इस तरह का जवाब भी आप लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको हिंट्स भी दे दिया है। प्रोज में आप लिख सकते हैं प्रोवाइड इक्वल स्टेटस, जेंडर पैरिटी को लाएगा, एस्पिरेशन ऑफ यंग पॉपुलेशन, ये सब तो मैंने आपको बताया ही है, सपोर्ट नेशनल इंटीग्रेशन, और जो रिफॉर्म्स के प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रिफॉर्म्स के इशूज़ हैं, उसको एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं, कॉन्स क्या हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है, इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, सबके लिए एक तरह की यूनिफॉर्मिटी ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। परसेप्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ कंसिडर्ड एज एन इंक्रोचमेंट ऑन रिलीजियस फ्रीडम, लोगों को लगता है कि उनके पर्सनल मैटर में और रिलीजियस फ्रीडम में सरकार इंटरफेयर कर रही है, काफ़ी सेंसिटिव मामला है। और आज भी हमारे देश के अंदर इनटॉलरेंस और कम्युनल कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया तो लॉ एंड ऑर्डर और भी बिगड़ सकता है। दैट इज़ वाई परहैप्स दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। The next article is taken from international segment. It is about natural gas hydrate found in Bangladesh, and this topic is important from our syllabus paper for science and technology point of view. तो देखिए गैस हाइड्रेट्स होते क्या हैं। गैस हाइड्रेट्स आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मीथेन एंड वाटर। तो मीथेन गैस आप जानते हैं, जो खासकर हमारे एलपीजी सिलेंडर में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ज़्यादातर मीथेन गैस ही होता है। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और मीथेन गैस क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्मेट में अलॉन्ग विथ वाटर को हम लोग कहते हैं गैस हाइड्रेट। तो गैस हाइड्रेट्स आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मीथेन एंड वाटर एंड दे आर जनरली फाउंड इन द सैलो सेडिमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो देखिए ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, तो इन एरियाज़ में कॉन्टिनेंटल सेल्फ में ज़्यादातर गैस हाइड्रेट्स पाए जाते हैं। गैस हाइड्रेट्स याद देखिए, क्रिस्टल, वाटर एंड मीथेन गैस, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वाइबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फ्यूचर। इन यहाँ से इनके अंदर इस क्रिस्टलाइन नेचुरल गैस हाइड्रेट के अंदर बहुत सारा मीथेन मिलता है। इन मीथेन को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ तो फ्यूचर में हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को बहुत हद तक ये एड्रेस कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं। माना जाता है, बहुत सारे सर्वे किए गए हैं गैस हाइड्रेट्स को लेकर के, और माना जा रहा है कि जो गैस हाइड्रेट्स ओशन के अलॉन्ग डिपॉजिटेड हैं, ये इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं जितना कि जो पेट्रोलियम रिजर्व हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, जो क्रूड ऑयल से जितना रिजर्व से हमें एनर्जी मिलता है, उसका 3 गुना ज़्यादा एनर्जी गैस हाइड्रेट्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सोचिए, गैस हाइड्रेट्स को अगर हम ठीक तरीके से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें तो हमारे फ्यूचर की सारी जो ज़रूरतें हैं पेट्रोल, डीजल की, वो गैस हाइड्रेट से ही मीट हो सकती हैं। और भी सर्वेस कहते हैं कि अगर इंडिया के पास जितना रिजर्व है गैस हाइड्रेट का, उसका बस 10% भी इंडिया एक्सट्रैक्ट कर ले तो आने वाले 100 सालों की एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो सकती है। तो मतलब लार्ज अमाउंट में गैस हाइड्रेट्स हैं हमारे पास, और प्लस गैस जो है वो रिलेटिवली क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी अगर हम लोग गैस हाइड्रेट्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। तो इंडिया विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर एनर्जी रिसोर्सेज। आपको पता है कि लगभग हमारा 80% तक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल के फॉर्मेट में हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो वी आर हेवली डिपेंडेंट ऑन मीटिंग आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑन इम्पोर्ट, स्पेशली फ्रॉम वेस्ट एशियन कंट्रीज़। लेकिन चैलेंजेस क्या है? इतनी अच्छी बात है गैस हाइड्रेट, तो फिर हम क्यों नहीं निकालते हैं, क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करते? तो वो भी ज़रा समझिए। देयर आर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, इसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लगती है गैस हाइड्रेट्स को एक्सट्रैक्ट करने में और वहाँ से मीथेन को निकालने में। इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हॉट वाटर पंपिंग, डीप्रेशराइजेशन या कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन। इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर या टेम्परेचर की ज़रूरत होती है गैस हाइड्रेट्स को सेपरेट करने की और वहाँ से मीथेन निकालने के लिए, जो कि इस पूरे प्रोसेस को इकोनॉमिकली अनवाइबल बना देता है, इस पूरा प्रोसेस को इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं रहने देता। मान लीजिए कि आपने गैस बनाया 1000 रुपये का, उसमें खर्चा कर दिया 5000 रुपये का, तो कहाँ से ये सेंसिबल है, राइट? यानी कि आप जो पेट्रोल डीजल से जितनी एनर्जी आप बना सकते हैं, उतनी एनर्जी को का गैस बनाने के लिए आपको पेट्रोल डीजल में जो खर्चा होता है उसका 5 गुना अगर ज़्यादा खर्च कर दिया, तो हाउ इज़ इट इकोनॉमिकली वाइबल? तो मुद्दा ये है
कि गैस हाइड्रेट रिजर्व्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं पूरे दुनिया भर में, जो पूरी दुनिया के एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं, वो भी क्लीन तरीके से। लेकिन अभी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉस्टली है, एंड दैट डज नॉट अलाउ इकोनॉमिक सेंस में गैस हाइड्रेट का एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि उससे काफ़ी सस्ता पड़ जाता है पेट्रोल या डीजल। लेकिन अभी इस पे काम चल रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में एक वायबल, इकोनॉमिकली वायबल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जाएगी टू एक्सट्रैक्ट गैसेस फ्रॉम हाइड्रेट्स। करंट न्यूज़ देखते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश को ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस हाइड्रेट रिजर्व डिस्कवर हुआ है इन इट्स बे ऑफ बंगाल रीजन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री के कोस्ट लाइन से, शोर लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उसको उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं ओशन के अंदर। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जैसे नेचुरल जो ये इस तरह के गैस हाइड्रेट या फिशेस या फिर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, वो सब कुछ इस कंट्री को मिलता है और ये कंट्री उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो बांग्लादेश के 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया हुआ वो बांग्लादेश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। 12 नॉटिकल माइल्स तक को हम लोग टेरिटोरियल जोन कहते हैं, 24 नॉटिकल माइल्स तक को कॉन्टीजुअस जोन कहते हैं, 200 नॉटिकल माइल्स तक को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और बांग्लादेश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में EEZ में बहुत सारा नेचुरल गैस हाइड्रेट लगभग 0.11 टू लेकर के 0.73, ये अंदाज़ा है लगभग इतने से इतने के बीच में 0.11 टू 0.73 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक का नेचुरल गैस हाइड्रेट मिल सकता है। और ये नेचुरल गैस हाइड्रेट अगर सच में एक्सट्रैक्ट हो गया और इसके लिए वायबल टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो दैट विल मेक बांग्लादेश अ सेल्फ रिलायंट कंट्री एज फार एज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न्ड। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये हिंट्स देखना होगा, उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about U2 rover. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो देखिए U2 is a Chinese lunar rover which was launched to the moon in China's Chang'e 4 mission. तो Chang'e 4 मिशन के ऊपर लगा हुआ था ये U2 रोवर, जो Chang'e 4 मिशन जाकर के मून के अराउंड ऑर्बिट करने लगा। Chang'e 4 मिशन मून के अराउंड ऑर्बिट करने लगा और वहाँ से निकल के आया ये U2 रोवर, जो मून के सरफेस पे लैंड हुआ और फिर मून के सरफेस पे मूव कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लूनर रोवर मिशन। आपको पता होना चाहिए, एक होता है ऑर्बिटर जो ऑर्बिट करता है अराउंड अनदर प्लैनेट, फिर एक होता है लैंडर जो दूसरे प्लैनेट पर जाके लैंड करे, और तीसरा होता है रोवर जो उस सरफेस में मूव करे। तो U2 इज़ अ रोवर मिशन जो इस मून सरफेस के लिए, लूनर रोवर मिशन मतलब मून सरफेस पे ये मूव कर सकता है, और ये Chang'e 4 मिशन के साथ अटैच करके मून पे भेजा गया था। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 एंड इट लैंडेड ऑन मून इन 2019। अगर U2 को देखें तो इसके अंदर 6 व्हील्स लगे हैं एंड इट इज़ सोलर पावर्ड। ये देख सकते हैं आप, 2 सोलर पैनल लगे हैं और सोलर पावर से ये चलता है। U2 लैंडेड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। तो देखिए मून के 2 साइड माने जाते हैं एज फार एज लैंडिंग ऑन द मून इज कंसर्न, नियर साइड एंड फार साइड। फार साइड को थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है लैंडिंग के लिए। इट इज़ नियर ए डीप क्रैटर ऑन द मून, जिस क्रैटर का नाम है वॉन कार्मन क्रैटर। तो U2 लैंडेड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। अब करंट न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, U2 ने कुछ इमेज भेजे हैं मून सरफेस से, फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, और उस मून सरफेस की जो इमेज है उसमें हम लोग एक क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। दिस क्यूब शेप ऑब्जेक्ट, एक हट या क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, जिसका इमेज U2 ने रोवर मिशन जो है चाइना का Chang'e 4 मिशन का, उसने हमारे पास भेजा है। अब ये जो हट है या फिर क्यूब टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसका पिक्चर क्लियर तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि एक बड़ा साइज का पत्थर होगा जो किसी दूसरा ऑब्जेक्ट, हो सकता है मेटियोराइट के टकराने के कारण ये पत्थर मून के सरफेस से बाहर निकल के आ गया होगा। सो likely explanation as I said for this object is that it is a large boulder that was excavated by an impact event। तो कुछ इससे टकराया होगा जिस कारण से ये लार्ज बाउडल मून सरफेस में निकल के आया है। अब Chang'e मिशन की जब बात ही चल रही है चाइना की, तो एक बार जरा सारे तरह के Chang'e मिशन को देख लेते हैं। देखिए Chang'e मिशन सर लूनर मिशन ऑफ चाइना, मतलब मून को लेकर के जो मिशन भेजता है चाइना उसका नाम देता है वो Chang'e मिशन।
तो चैंगे 1 एंड चैंगे 2 वर द ऑर्बिटर्स, यानी कि मून के अराउंड वो ऑर्बिट करेंगे, घूम रहे बस। चैंगे 3 वॉज द लैंडर मिशन, जिसमें U21 नाम का लैंडर अटैच था। तो चैंगे 3 मिशन में U21 भेजा गया जो जाकर के मून सरफेस पर लैंड हुआ, बट इट लैंडेड ऑन द नियर साइड ऑफ द मून। चैंगे 4 के बारे में मैंने आपको बताया, इसके ऊपर U22 रोवर लगा है विच लैंडेड ऑन द फार साइड ऑफ द मून नियर द वैन और कॉर्मन क्रेटर। उसके अलावा चैंगे 5 मिशन भी भेजा जा चुका है चाइना द्वारा ऑन मून सरफेस, जिसने मून से कुछ सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे लाया है। चैंगे 5 as you can see that has collected some sample from the moon surface back to earth. China's Chang'e 5 lunar probe finds first on-site evidence of water on the moon surface. तो ये जो Chang'e 5 मून सरफेस से सैंपल कलेक्ट करके लाया है, उस सैंपल को स्टडी करने के बाद पता चलता है कि मून सरफेस के अंदर कुछ वाटर भी है। देयर हैव बीन साइंस ऑफ वाटर इन द मून सरफेस एंड दिस इज द फर्स्ट कन्फर्म्ड ऑन साइट डिटेक्शन ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस। इसके पहले हम लोगों ने सैटेलाइट इमेजेस से ज़रूर ये अंदाज़ा लगा लिया था कि मून के सरफेस में पानी होगा, लेकिन पहली बार सैंपल लेकर के हमने मून सरफेस के अंदर वाटर होने के साइन को डिटेक्ट किया है। सो इट इज़ फर्स्ट एवर ऑन साइट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस। वो बात अलग है कि ये जो मून सरफेस पे पानी होने की जो बात है, दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड एज पर चैंगे 5 मिशन ऑफ चाइना, दैट वॉज पब्लिश्ड इन रेप्यूटेड जर्नल जिसका नाम है साइंस एडवांसेस। वो बात अलग है कि चाइना के जो चैंगे 5 मिशन है जो लूनर सरफेस से सैंपल लेकर के आया है, उस सरफेस में जो पानी का मात्रा मिला है वो काफ़ी कम मिला है। द ट्रेसेस ऑफ वाटर हैज़ बिन वेरी लेस। इट कंटेन्स अबाउट 120 ग्राम्स ऑफ वाटर पर टन ऑफ सॉइल विच इज़ वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू अर्थ। तो हमारे अर्थ सरफेस के सॉइल के तुलना में मून के सॉइल के अंदर मॉइस्चर काफ़ी कम है एज पर दिस डाटा। The next article is taken from Assam segment. It is about Justice Katake Commission submitting its report. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं जस्टिस रिटायर्ड बीपी कातेके कमीशन। तो देखिए, आपको पता होगा कि 2020 के अंदर दिहिंग पटकाई फॉरेस्ट एरिया में इलीगल कोल माइनिंग के केसेस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आए थे, और उसके बाद असम सरकार ने एक 1 मैन इंक्वायरी कमीशन बनाई थी। दैट इंक्वायरी कमीशन हैड रिटायर्ड जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट जिनका नाम है जस्टिस बीपी काताके। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। दिस 1 मैन कमीशन, जस्टिस बीपी काताके कमीशन को काम दिया गया टू मेक इन्वेस्टिगेशन इन दिस इलीगल कोल माइनिंग इन दिहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व एरिया। इसी दिहिंग पटकाई माइनिंग को कभी कभार तिकाक ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो ये जस्टिस बीपी काताकी कमीशन तो 2020 में ही बना दिया गया था, जुलाई 2020 में, लेकिन हाल फिलहाल में जस्टिस बीपी काताकी कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है असम सरकार को। तो ज़रा देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कमीशन ने कहा है कि बहुत ज़्यादा इलीगलिटीज़ इरेगुलरिटीज़ देखी गई हैं इन कोल माइनिंग इन दिहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट एरिया, एंड दिस इलीगलिटी एंड इरेगुलरिटी हैज़ बीन कैरिड सिंस 2003। और ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन या एक इंडिविजुअल ने नहीं किया है। तमाम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, माइंस मिनरल्स डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम, सब ने मिल करके तमाम तरह की इरेगुलरिटीज़ इलीगलिटीज़ को अलाउ किया है। वहाँ के जो लोकल कोल माफियाज हैं, दे हैव बीन इंगेज्ड इन रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग क्या होता है आई होप आप जानते होंगे, मैंने भी पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा कवर किया है। उसके अलावा लोकल माफियाज हैव बीन एबल्ड इंगेज इन रैट होल माइनिंग या फिर ओपन कास्ट माइनिंग जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। उसके अलावा जस्टिस बीपी काताकी कमीशन ने और भी बातें कही कि तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं और वहाँ की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतने सालों में कैसे इतने हाई स्केल पे इलीगल कोल माइनिंग को समझ नहीं पाई। इलीगल कोल माइनिंग होता रहा, ट्रांसपोर्टेशन होता रहा, उसको वो समझ नहीं पाई, और इस कारण से जस्टिस बीपी काताकी कमीशन ने कहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी मिली हुई है। देयर हैज़ बीन अ टैसिट अप्रूवल फॉर परपेट्रेशन ऑफ द इलीगलिटीज़, और इसी कारण से जस्टिस बीपी काताकी कमीशन ने रेकमेंड किया है कि एक प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी की जाए
एंड टू आइडेंटिफाई ऑल इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन कोल इंडिया लिमिटेड, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड के तो रोल ऑलरेडी साबित हो चुके हैं इन इलीगल माइनिंग, लेकिन और भी कई सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन से या लोकल माफियाज के हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, और सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सीबीआई इंक्वायरी बैठाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा रिकमेंड किया जस्टिस बीपी कथा के कमीशन ने। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट थवाइट ग्लेशियर, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट अंटार्कटिका, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज रॉन्ग, इट इज ऑल्सो नोन एज डूम्सडे ग्लेशियर, दिस इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3। And which of the following statements are true about Mahatma Gandhi? तो महात्मा गांधी did not come in 1917, he came in 1915. So first statement is wrong. और जैसे ही आप पहला स्टेटमेंट रॉन्ग करते हैं एलिमिनेशन मेथड से आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, 2 and 3 only. The correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.